बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेशोस की प्रीवियस क्लास में हमने रेशोस का इंट्रोडक्शन लिया था, और वो इंट्रोडक्शन लेने के बाद हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस के ऊपर डिस्कशन किया था फॉर्मूले की हद तक। और फिर आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे हैं आपसे। जी बेटा फुजल, मैं आपको डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा मसरूफियत रही, ठीक है। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अब आप बताइए जरा, इसके अंदर हमने निकाला था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर आपको याद हो तो। ये आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है आपको। अगर इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस एड बैक करवा दें तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यस और नो। तो आप निकाल लें ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या सीखा हमने इसका, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय व्हाट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो अगर आप उठाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना, 2,10,000, तो ये PBIT नहीं है, ये PBT है, ठीक है जी। तो 2,10,000 आपने रखा, उसमें आप ऐड करवा दें इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना, 30,000। फिर मैंने कहा था आपको जरा आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें यहाँ तक, कि आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू क्या आती है, और इसकी भी वैल्यू कर लें टोटल कैलकुलेट यहाँ पर। 2 लाख और 1 लाख कितना देगा, 3 लाख, 3 लाख और 6 लाख, ठीक है जी, कितना हो जाएगा, 9 लाख। 9 लाख की आपकी इक्विटी है, प्लस बैंक लोन उसमें आपने ऐड कर दी, 1,400,000 का ये बैलेंस हो गया आपका क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस कितना आपके पास है, 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख और 5 लाख, 8 लाख, और ये 2 लाख, 10 लाख। ठीक है जी। अब करना क्या है आपने, इसको कैलकुलेट कर लेना है। $1,400,000 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। तो 1,000,000 प्लस 1,400,000 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का वैल्यू बना 2,40,000, डिवाइड हुआ किससे बेटा, वो 12 लाख से। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको परसेंटेज में। बताइए बेटा क्या आंसर बना, बोलिए। 20%। यानी आपके बिजनेस ने आपके कैपिटल एम्प्लॉयड के हर 100 रुपए के ऊपर आपको 20 रुपए प्रॉफिट कमा के दे दिए, यस और नो। आपके लगाए हुए हर 100 रुपए के ऊपर आपको 20 रुपए रिटर्न मिल गया है इस साल, एक साल में। तो ऑब्वियसली जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो तो लॉन्ग रन में रिकवर होती है, लेकिन जो अभी आपको रिकवर हुई है वो आपके लगाए हुए कैपिटल एम्प्लॉय का कितना परसेंट है बेटा, 20% है। क्या ख्याल है आपका, जवाब दें। और अगर इसको हम
100 से मल्टीप्लाई ना करें तो आंसर होगा 0.2:1। क्या मतलब? आपके लगाए हुए कैपिटल एम्प्लॉयड के हर 1 रुपए में से आपको 20 पैसे रिकवर हो चुके हैं। ठीक है जी, यस और नो? तो आपका रिटर्न कितना आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर? 20%। अब इस रिटर्न में आपके बिजनेस की इक्विटी का शेयर भी शामिल है और आपके जो फाइनेंस प्रोवाइडर हैं, लाइबिलिटी होल्डर्स, उनका भी शेयर शामिल है, दोनों का मिलाकर हिस्सा है। तो अभी इसमें से इंटरेस्ट का परसेंटेज माइनस होना क्या है? बाकी है। समझ पा रहे हैं बात इन्हें? अच्छा जी, उसके बाद एक और रेशो मैंने सिखाया था, वो भी साथ साथ निकाल सकते हैं आप। उसका नाम क्या था? रोज। ये रोज है और वो रोज है। रोज का मतलब क्या था? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी। फॉर्मूला क्या बताया था उसका मैंने आपको? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर परसेंटेज में चला जाएगा। व्हाट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेटा? व्हाट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? बताइए। 1,45,000। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इक्विटी? तो अगर 1,400,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसमें 5 लाख के लोन शामिल है, तो अगर इसमें से 5 लाख क्या कर दें? माइनस कर दें। और 10 लाख में से 2 लाख क्या कर दें? माइनस कर दें। तो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा 8 लाख, प्लस क्लोजिंग बैलेंस होगा 9 लाख, डिवाइड में क्या करेंगे आप? 2 करेंगे। और मल्टीप्लाई बाय 100 करें। यस और नो? तो 8 लाख और 9 लाख कितना बनेगा? 17 लाख। 17 लाख को डिवाइड बाय 2 कर दें, कितना बनेगा? 8,50,000। 8,50,000 1,45,000 डिवाइड बाय 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या परसेंटेज बनता है? 17.05%। यानी आपके शेयर होल्डर की जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, उस इन्वेस्टमेंट पे उनको कितना रिटर्न मिल रहा है? उनके लगाए हुए हर 100 रुपए के ऊपर उनको 17 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यस और नो? सही है जी, कोई मसला यहां तक? तो ये सारे रेशियोज हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किए थे और इसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया, अगर आपको याद हो। और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था करने के लिए, अगर आपको याद हो तो। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और आप चाहें तो इस कमेंट को पढ़ लें जब मैंने आपको सिखाया। 20% return on the capital employed indicates a return of ₹20 on every 100 rupees invested into the business। वही बात जो मैंने बोली कि 20% जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो यही शो कर रहा है कि आपके कैपिटल एम्प्लॉयड के हर 100 रुपए के ऊपर जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, आपको 20 रुपए क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। यस और नो? जवाब दें। ठीक है,
अच्छा जी, अब ये वाली एग्जांपल आपके सामने दी हुई है, यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है दो इंडस्ट्रीज का। एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। फॉर एग्जांपल ये एजीएस है और ये एक्साइड है। इन दोनों की कैपिटल एम्प्लॉयड की आपने कंपैरिजन करनी है। तो अगर ये दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कंपनी ए का, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड दिया कंपनी ए का, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है कंपनी बी का, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है कंपनी बी का, तो आप क्या करें, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं दिया गया, तो हम इसी को डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। 539,900 डिवाइडेड बाय 3,659,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 14.8%। ठीक है जी। और 2,616,100 डिवाइडेड बाय 12,193,400 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या मिलेगा? 21.5%। यस और नो? बोलिए, जवाब दीजिए। बताइए। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा? बोलिए, इस बात का क्या मतलब? कौन सी कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है अपने बिजनेस के जरिए इन्वेस्टर्स को? इन्वेस्टर्स किस कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज होता हुआ मतलब समझ रहे होंगे? ऑब्वियसली कंपनी भी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब लिखा हुआ क्या आ रहा है? Based on the given figures, company B appears to be utilizing its capital better than company A। बस ये स्टेटमेंट है। जब कंपैरिजन आए तो कौन अपने कैपिटल को ज्यादा अच्छा यूटिलाइज कर रहा है? इसका मतलब क्या है? जब आरओसी आप क्या करेंगे, दो कंपनीज का कंपेयर करेंगे, तो आप उसको बोलेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। क्या बोलेंगे? यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। कौन ज्यादा अच्छे से अपने लगाए हुए कैपिटल को यूटिलाइज कर रहा है? यस और नो? क्या कहते हैं आप लोग? अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है? Company B can reinvest greater portion of its profit back into the business operation to the benefit of the shareholders. While we see that company B's ROC is higher than that of company A, yet there is not a lot to be attained from using data from one angle and at a single point of time. Greater insight can be achieved if trends over time are analyzed, as company B, though is performing better than A, yet it might have been facing a constant decline in ROC that may point a loss of competitive advantage। क्या मतलब? बजाहिर किसी एक साल के आरओसी को कंपैरिजन करना काफी नहीं है। अगर आपके पास और मालूमात मौजूद है तो आप प्रीवियस ईयर से लेकर आने वाले सालों तक का क्या करें, एक ट्रेंड एनालिसिस बनाएं कि क्या कंपनी ए का आरओसी वक्त गुजरने के साथ साथ डिक्लाइन होता चला आ रहा है, या कंपनी बी का आरओसी वक्त गुजरने के साथ इंक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो एक ट्रेंड चेक किया जाएगा। सिर्फ एक साल कंपेयर करना काफी नहीं है। एक साल की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है कंपनी बी की कंपनी ए के मुकाबले में, लेकिन आपको ट्रेंड एनालिसिस करने की जरूरत है डिसीजन मेकिंग के लिए। और फिर एक और चीज है, जब भी आप क्या करेंगे, आरओसी निकालेंगे, तो आरओसी निकालते वक्त आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी चेक करना चाहिए कि कम किसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा अच्छा है। तो रीजन क्या होगा ज्यादा प्रॉफिट कमाने का या कम प्रॉफिट कमाने का? उसके पीछे और फैक्टर्स हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन वो जब हो पाएगा। अभी का मकसद आप समझ लें, अभी का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको फॉर्मूला लगाकर आंसर कैलकुलेट करना आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर इंटरप्रिटेशन का इजाफा करते रहेंगे और आरओसी का ताल्लुक जोड़ देंगे किससे? प्रॉफिट मार्जिन से भी जोड़ देंगे। उससे इसको लिंक करके किस तरह समझा जाएगा, ये भी हम आपको आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें डिस्कशन हमारे पास आ रही है। ठीक है जी। अभी फॉर्मूला क्या है आपके पास? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर आपके पास कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो फिर उनका डिविडेंड भी क्या करें, इसमें से आप लेस करें।
यानी रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट आना चाहिए वो बिलोंग्स टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होना चाहिए। तो आपने क्या किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया ताकि लायबिलिटी होल्डर का हिस्सा माइनस हो जाए। फिर आपके पास क्या आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर आपने टैक्स एक्सपेंस चार्ज किया। वो चार्ज करने के बाद आपको मिला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, गवर्नमेंट का हिस्सा निकालने के बाद। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दो किस्म की शेयर होल्डर से बिलोंग करता है। वो दो किस्म के शेयर होल्डर कौन से हैं? एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है। यस और नो? एक कौन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, और एक कौन है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है। तो आमतौर पर यह भी प्रैक्टिस की जाती है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो भी माइनस कर लिया जाता है और फिर उसको डिवाइड करते हैं किससे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल दी, हालांकि मैंने कैलकुलेट करवा लिया था आपको। तो वही क्वेश्चन जो हमने निकाला, जो अभी हमने सॉल्व किया, ये वही सॉल्यूशन हुआ है। हमने जो सॉल्यूशन यहाँ पर किया हुआ जरा देख लें आप लोग। इसमें हमारा आंसर 17.05% आया है। 145,000 हमने लिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर डिविडेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये डिविडेंड तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये डिविडेंड जरूरी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया गया हो? क्या ये डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता? भाई देखें, एक एक बात इस तरह समझ लें। तो सर आपने यहाँ पर सिर्फ क्या लिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया है। यस और नो बोलें? क्या डिविडेंड को मैंने इसमें से माइनस किया है? नहीं। तो फॉर्मूला कौन से डिविडेंड को माइनस करने का बोल रहा है? फॉर्मूला प्रेफरेंस शेयर पे बनने वाले डिविडेंड को माइनस करने का बोल रहा है। तो अभी जो क्वेश्चन में डिविडेंड दिया हुआ था, डिविडेंड पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स वर ₹45,000, ये कौन सा डिविडेंड है? ये डिविडेंड मेंशन तो नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स का होल्डर का है, क्योंकि डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलेगा। और कौन से शेयर्स कॉमनली होते हैं आमतौर पर? कॉमन स्टॉक होता है, प्रेफरेंस स्टॉक होता है। तो कॉमन शेयर्स यानी कि ऑर्डिनरी शेयर्स आमतौर पे होते हैं। तो हम खुद से इसको प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड अज्यूम नहीं कर सकते। तो जब कोई प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड ही ना हो तो फिर आप ऑब्वियसली क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेंगे ना। यस और नो? तो सर आप देख लें, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन परफॉर्म की हुई है पिछले क्वेश्चन से, किताब उसी बात को एग्जाम्पल बना के दोबारा क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। क्या कहते हैं आप लोग? 1,45,000 डिवाइडेड बाय 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास वही आंसर आ गया। तो क्या लिखा हुआ है, ROCE, ठीक है ना, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी, या शेयर होल्डर कैपिटल बोल दिया इन्होंने। ठीक है, इक्विटी बोलेंगे तो रोज बन जाएगा, और शेयर होल्डर कैपिटल बोलेंगे तो क्या होगा, ROSC बन जाएगा। लेकिन कॉमनली यूज नेम क्या है, रोज है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी। The ROSC measures the ability of the entity to generate profits from the investment made by its shareholders. तो ROSC जो है, रोज जो है, वो भी यूटिलाइजेशन है किसकी, इन्वेस्टमेंट की, लेकिन किसकी तरफ से, शेयर होल्डर की तरफ से। The above figure shows percentage of 17.06%, meaning that the entity generates a return of ₹17 for every 100 rupee invested by the shareholder into the business. Yes or no? क्या ये इंटरप्रिटेशन मैंने आपको पहले ही समझा दी, बता दी जो किताब लिख रही? हर 100 रुपए जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, उस 100 रुपए के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, 17 रुपए का। ठीक है जी। अब यहां से एक और चीज है, उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स। ठीक है जी, रिटर्न ऑन एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या है, एसेट्स बराबर है इक्विटी प्लस लायबिलिटी के। तो या तो आप ले रहे थे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज आप शामिल कर रहे थे, या आप रिटर्न मालूम कर रहे थे किस पर, शेयर होल्डर इक्विटी पर सिर्फ और सिर्फ। लेकिन यहां पर आप रिटर्न मालूम कर रहे हैं आपकी टोटल एसेट्स पर, और टोटल एसेट बराबर है किसके, इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटीज। यानी टोटल एसेट्स लिखें या इक्विटी प्लस लायबिलिटी लिखें, बात एक ही है। और अगर आप लायबिलिटीज पूरी की पूरी शामिल कर लेते हैं, यानी अगर आप रिटर्न ऑन एसेट निकालते हैं, तो आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना चाहिए या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में लायबिलिटी शामिल हो जाती है बेटा,
तो आपको रिटर्न निकालते वक्त ऊपर जो रखना है वैल्यू, वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रखना है। जवाब दीजिएगा प्लीज। रिटर्न ऑन एसेट्स। ठीक है जी। क्या बोलेंगे इसको बेटा? ROA इज इक्वल टू PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। ठीक है जी। मल्टीप्लाई क्या करते हैं? 100 करते हैं। तो थोड़ा बहुत मामूली मामूली सा फर्क है, मतलब एक बार आप अपने सिर्फ देखें। अब इसके अंदर क्या हो गया, आपका वर्किंग कैपिटल भी शामिल हो गया, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी भी शामिल हो गए। लेकिन इससे पहले तक आप अपना जो वो असल कैपिटल है जो बिजनेस के अंदर आपने लगाया था, चाहे वो आपका खुद का फाइनेंस किया हुआ हो इक्विटी की शक्ल में, या फिर वो किसी और का फाइनेंस किया हो नॉन करंट लायबिलिटी की शक्ल में, उसको आप कंसीडर कर रहे थे। यहाँ पर आप अपना टोटल एसेट्स पे रिटर्न देखना चाह रहे हैं, मतलब जो प्रॉफिट आपके बिजनेस ने कमाया है वो आपके टोटल एसेट का कितना परसेंटेज बनता है, यानी आपके टोटल एसेट्स आपको कितना प्रॉफिट कमाकर दे रहे हैं। ठीक है जी। अब यहां पर जरा देखिएगा, आपको एक एग्जांपल दी गई है। वो एग्जांपल क्या दी गई है? अ कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन एसेट फॉर द ईयर 2016. The year end figures of the total non-current assets and total current assets are 882,900 and current asset कितना 3,60,000 respectively. The net profit for the year was 685,000. तो क्योंकि अब आपको कोई अलग से ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो आपको एवरेज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्या करें, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का सम करें। क्या बन जाएंगे ये? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट निकालने के दो वे हो सकते हैं, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, और एक इनडायरेक्ट वे हो सकता है इक्विटी प्लस लायबिलिटी का बैलेंस भी टोटल एसेट्स के बराबर होना चाहिए। यस और नो बोलिए, बताइए। तो जब इक्विटी प्लस लायबिलिटी का बैलेंस भी टोटल एसेट के, तो इट मींस एग्जामिनर आपसे दो तरीकों से इसकी कैलकुलेशन करवा सकता है। तो ये बड़ा आसान हो गया आपके लिए यहाँ पर कि 6,85,000 को आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अज्यूम करें, क्योंकि आपको कोई टैक्स एक्सपेंस कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस बताया नहीं जा रहा, तो ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही है, यही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसको आप डिवाइड करें किससे? टोटल एसेट से। 6,85,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, जो कि इन दोनों के सम के बराबर है कितना? 12,42,900 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर कितना आया? 55%। और एक प्रैक्टिस ये भी की जाती है कि बाज़ दफा, क्योंकि वो कहते हैं असल मायनों में जो इन्वेस्टमेंट हुई है, अगर आप कैश फ्लो पढ़ चुके हो तो आप करंट एसेट्स को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं मानते। आप असल में इन्वेस्टमेंट किस में बोलते हैं? आप इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? आप करंट एसेट्स को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं या आप नॉन करंट एसेट को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं? आप बताइए। इन्वेस्टमेंट सही मायनों में कहां हुई हुई है? नॉन करंट में। तो बाज लोग क्या करते हैं, ROA जो निकालते हैं वो टोटल एसेट्स पे नहीं निकालते, बल्कि वो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट असल में सही मायनों में किस पे हुई हुई है? नॉन करंट एसेट में। तो लिहाजा इस क्वेश्चन ने आपको दो तरीकों से ROA कैलकुलेट करने का बोला है। कैलकुलेट कंपनीज रिटर्न ऑन एसेट्स फॉर द ईयर 2016 यूजिंग टोटल एसेट्स, यूजिंग नॉन करंट एसेट्स। तो यहां पर हमने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड किया टोटल एसेट्स से, मल्टीप्लाई बाय 100 किया। यहां पर हमने टोटल प्रॉफिट को, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड किया किससे? नॉन करंट एसेट से, मल्टीप्लाई बाय 100 किया। और ROA को आप लिख दें क्या? इसके लिए एक और नाम लिख दें, रिटर्न ऑन एसेट का मतलब क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट, कि हमने अपने कितने परसेंट एसेट यूटिलाइज कर लिए।
यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स, यानी रिटर्न ऑन एसेट मतलब क्या है कि आपका एसेट आपको क्या कमा के दे रहा है, यानी आपने जो कमाया है वो उस एसेट का कितना परसेंटेज बन रहा है, तो वो परसेंटेज उस एसेट की यूटिलाइजेशन कहलाएगी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो अगर पेपर के अंदर लफ्ज आता है यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। अगर पेपर में एग्जाम में बोलता है यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन करंट एसेट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज नॉन करंट एसेट्स। और अगर एग्जामिनर बोलता है यूटिलाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज करंट एसेट्स। यस और नो? फिर वही बात, दिस मीन्स दैट, कमेंट करना भी सीखें साथ साथ। This means that on average every single rupee invested in business assets generated 55 पैसा in profit। आपका हर एक रुपया जो एसेट में इन्वेस्ट हुआ है वो आपको 55 पैसे कमा के दे रहा है, या आपके हर 100 रुपए जो एसेट्स में इन्वेस्ट हुए हैं वो हर 100 रुपए के बदले आपको इस साल जो फायदा हुआ है वो 55 रुपए के बराबर। तो आप अपनी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट पर क्या रिटर्न कमा रहे हैं। और उसके बाद if taken from the perspective of non current assets only, they contribute to the extent of 77.6%। मतलब हमारे प्रॉफिट जो है वो हमारे नॉन करंट एसेट्स का 77.6% है। ठीक है, तो हमें हमारे नॉन करंट एसेट्स ने 77.6% का रिटर्न दिया है, मतलब हमारे लगाए हुए हर 100 रुपए के अंदर 100 रुपए के ऊपर किसमें, नॉन करंट एसेट में हमें 77.6% या 7.6 को राउंड करें तो क्या होगा, 78 रुपीज का प्रॉफिट वो हमें कमा के दे रहे हैं। फॉर एवरी 100 रुपी इन्वेस्टेड इन द नॉन करंट एसेट अराउंड 78 रुपीज आर जनरेटेड इन प्रॉफिट। हमारा लगाया हुआ हर 100 रुपया किसमें, नॉन करंट एसेट में हमें 78 रुपए का प्रॉफिट कमा के दे रहा है। ठीक है जी। और ये प्रॉफिट यकीनन डेप्शन चार्ज करने के बाद है, यस और नो? तो उसमें हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी कंसीडर हो गई, तो ये हमारी लगाई हुई कॉस्ट से ऊपर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये प्योर रिटर्न है। क्योंकि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट ऑफ सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंस माइनस करने के बाद होता है, और डेप्शन इन्हीं तीन में कहीं ना कहीं क्या होती है, चार्ज होती है। आपको पता होना चाहिए इस बात। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े मजीद, तो ये मैं आपको पहले करवा चुका, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। तो क्या बनेगा कॉन्सेप्ट, मार्जिन का, प्रॉफिट as a percentage of selling price, gross profit as a percentage of selling price, gross profit margin, net profit as a percentage of selling price becomes what, net profit margin, operating profit as a percentage of selling price becomes what, operating profit margin। ये मैंने पहली क्लास में आपसे डिस्कस कर लिया था अगर आपको याद हो। अब यहाँ लिखा हुआ है द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड करेंगे सेल्स से, अगर आप, मैं फिर लिख दूं यहाँ पर, आप लोग इसको नोट कर लें, अगर आप पीबीआईटी को डिवाइड करेंगे किससे, सेल से, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहलाएगा। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे सेल से और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे,
तो ये आपका जीपी मार्जिन कहलाएगा। और अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो जनाब ये आपका एनपी मार्जिन कहलाएगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवा दिया था, अगर आपको याद हो तो जवाब दीजिएगा प्लीज। लिख लिया आपने? किताब पे भी अपनी नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे इस पॉइंट को कि यहाँ प्रॉफिट 3 तरीकों से कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, लिख चुके इसको तो इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पर वही इसकी इलस्ट्रेशन या इंटरप्रिटेशन आ रही है आपके पास कि 2,40,000 रुपए जो कि आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है, जो कि पीबीआईटी है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया उसमें सेल्स वैल्यू कितनी है आपकी 5,800,000। तो अगर सेल्स वैल्यू 5,800,000 रुपीज है तो अगर आप 2,40,000 को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करें किससे, 58 लाख से, और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपको क्या परसेंटेज मिल रहा है बेटा, 4.14%। यस और नो बताइए, आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए साथ साथ। और आप अगर 1,45,000 को डिवाइड करते हैं जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 5,800,000 से, तो ये क्या बनेगा, कैलकुलेट करके देखिए जरा। टू 2.5%। यानी आप ये बोल सकते हैं कि आप अपनी हर 100 रुपए की सेल पर 4.14 रुपीज कमा रहे हैं जो कि आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। और आप हर 100 रुपए की सेल पर 2.5 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं जो कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। यस और नो? फॉर ईच 100 रुपीज ऑफ सेल्स the business is earning 4.14 rupees in terms of profit before interest and tax. For each 100 rupees of sales, the business is earning rupees 2.5 in terms of profit after tax. ये वही वाली एग्जाम्पल है ना बेटा फुजैल, पिछली वाली, इसमें 2,45,000 जो था वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, ठीक है, और 1,45,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। उसी एग्जाम्पल का डेटा दोबारा उठाया गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसका हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था अभी। सही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे तो पीबीआईटी यूज करेंगे, इसमें इंटरेस्ट और टैक्स दोनों शामिल होंगे। 1.64 बच रहा है, मतलब 1.64 से मतलब क्या है बेटा,
फुजैल बेटा ये रहा 2,10,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर उसमें टैक्स एक्सपेंस क्या कर दे, एड बैक करवा दे, तो कितना बन जाएगा 2,40,000। तो 2,40,000 को हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और 1,45,000 को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये मैं इसकी मिसाल दे रहा था। तो ये 2,40,000 उसने क्या लिया है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 1,45,000 क्या लिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सही है। ठीक है जी। तो 4.14 और 2.5 का डिफरेंस क्या है, तो 4.14 और 2.15 का डिफरेंस जो है वो इंटरेस्ट और टैक्स दोनों मिलाकर के, अगर हम अपने हर 100 रुपए पर कमाए जाने वाले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो कि 4.14 है, उसमें इंटरेस्ट और टैक्स का इम्पैक्ट निकाल लें, तो इंटरेस्ट और टैक्स जो हमारा चार्ज हो रहा है वो हमारी सेल का 1.64% है, और अगर उसको लेस करें इसमें से, तो आपका आंसर क्या आएगा, फिर 2.5% आएगा। ठीक है। ठीक है जनाब। अब उसके बाद आपके पास जो है वो क्या है, ये कैलकुलेशन है किसकी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की। इसको जरा आप देख लें एग्जाम्पल के तौर पर। यूजिंग द गिवन फिगर्स कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए टू जी लिमिटेड एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 2,45,000। नेट सेल कितनी है, 9,10,000। तो 2,35,000 को डिवाइड किया 9,10,000 से, जीपी मार्जिन निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, आंसर क्या आ गया, 26% आ गया। ठीक है जी। तो राउंडिंग फिगर क्या है, 26%। कमेंट पढ़ लें, कमेंट इज इंपॉर्टेंट। कमेंट्स को किस तरह कमेंट करना है, फिर इसको कौन कौन से फैक्टर मुतासिर कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें अभी फार्मूला पढ़ा पढ़ा कर फिर कुछ बातें आहिस्ता आहिस्ता आपको इंटरप्रेट की तरफ ले जाएंगे, इसको समझा समझा कर आहिस्ता आहिस्ता हल्की फुल्की इसमें इंटरप्रिटेशन हम ऐड करते चले जाएंगे। फिर वक्त तो मेन फोकस क्या है कि आपको फार्मूला अच्छी तरह याद हो जाए। इंटरप्रिटेशन में बहुत सारी बातें इसमें हो सकती, वो बातें सारी कुछ क्वेश्चंस करवा के आपसे की जाएंगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। हाँ जी बोलिए। तो लिखा हुआ क्या है, द राउंडेड ऑफ फिगर ऑफ जीबी मार्जिन इज 26%, दैट इंप्लाइज द कंपनी में रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट अप टू अराउंड 26% विदाउट इनकरिंग एनी लॉस। ठीक है जी। क्या मतलब, स्टिल हमारे पास अपनी सेल्स में 26% प्रॉफिट मार्जिन मौजूद है। तो अगर हम अपनी सेलिंग प्राइस को 26% तक डिक्लाइन करते तो फिर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम अपनी सेलिंग प्राइस को 26% से कम कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, फिर हमारी सेल्स हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर हो जाएगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमें ये भी बताता है कि हम किस हद तक अपनी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हमें कोई ग्रॉस लॉस ना हो। यस और नो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 100 रुपए सेलिंग प्राइस है तो 74 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुई। अगर 100 रुपए सेलिंग प्राइस है तो 74 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुई। 100 रुपए सेलिंग प्राइस है तो 74 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुई। तो इसका मतलब क्या है, 100 रुपए की सेलिंग प्राइस को गिराते गिराते हम कहां तक ला सकते हैं, ज्यादा में ज्यादा 74 रुपए तक। अगर हम सेलिंग प्राइस क्या कर दें, 74 रुपए कर दें, तो 74 रुपए सेलिंग प्राइस होगी, 74 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। नो गेन नो लॉस, ग्रॉस लॉस की बात कर रहा हूं। यस और नो। तो इसका मतलब क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेलिंग प्राइस का डिस्टेंस बता रहा है कि किस हद तक आप प्राइस अभी कम कर सकते हैं, और प्राइस कम करके स्टिल आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा, बाकी रहेगा। तो आप जानते हैं बिजनेसेस अपनी क्या करते हैं, प्राइसेस को डिक्लाइन करते हैं ताकि उनके उनका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। यस और नो। बिजनेसेस अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को गिराते हैं ताकि उनका सेल्स वॉल्यूम क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए।
यस और नो? अब इसकी मैं आपके सामने एग्जांपल दूं। इकोनॉमिक्स अगर आपको याद हो, इलास्टिसिटी वगैरह आपको सारी बातें याद हो, तो फिर उसके जरिए आप उन चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब वो चीजें क्या है आपके सामने, हम ईयर 1 रखते हैं, फिर हम ईयर 2 रखते हैं। एक तरफ रखी हमने सेल्स, एक तरफ रखी हमने COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अज्यूम करें आप कि हमने ईयर 1 की जो सेल मानी है वो हम ईयर 1 की जो सेल अज्यूम करते हैं वो हम सेलिंग प्राइस अज्यूम करते हैं 10 रुपए। 10 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 10 से। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर क्या बनेगा, 100। यानी हमने 100 रुपए की क्या की, सेल की। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स हमेशा क्या है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। सेल जो है वो दो चीजों का प्रोडक्ट है, प्राइस और क्वांटिटी। आप सब जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड की बेस पर अगर आप प्राइस क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो उससे आपकी क्वांटिटी अफेक्ट होगी कि नहीं होगी, बताइए आप सब लोग। तो फर्स्ट कर लें बेटा, आप ईयर 2 में अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो सेल्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी इकोनॉमिक्स की नॉलेज क्या बोलती है। आप अपना सेल्स वॉल्यूम या क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, प्राइसेस बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए, बोले कम करनी चाहिए। और इकोनॉमिक्स पढ़ के आपको ये पता है कि प्राइसेस कम करना फायदेमंद है, जब प्राइस कम करने से आपका टोटल रेवेन्यू क्या हो, इंक्रीज हो। बहरहाल अब इकोनॉमिक्स तो एग्जाम हो रहा है, तो ये सब कुछ तो पढ़ने वालों को पता ही नहीं होगा, आवाम को। ठीक है जी। अगर आपने प्राइस 10 रुपए से कितनी कर दी, 8 रुपए कर दी, और क्वांटिटी आपकी बढ़ के कितनी हो गई, 20 हो गई, तो 8 को जरा मल्टीप्लाई करें, यानी 2 रुपए प्राइस कम करने से क्वांटिटी डिमांडेड दुगनी हो गई आपकी, तो आपका रेवेन्यू कितना हो गया, 160 हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद मान लीजिए आपकी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है। पहले आप 10 यूनिट बेच रहे थे, जो कि पर यूनिट कॉस्ट थी आपकी कितनी, 5 रुपए, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 10 से, तो आपके पास आंसर क्या आया, 50 रुपए। तो आप हर 100 रुपए की सेल पर 50 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे, ग्रॉस प्रॉफिट। यस और नो? लेकिन ईयर 2 में क्या हुआ, हम कॉस्ट को कांस्टेंट मानते हैं, 50 को जरा मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं हम, 20 करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 100 रुपए आएगा। 100 रुपए ईयर 2 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जवाब दें बेटा, आंसर क्या आ गया आपके पास, 60 आ गया। यस और नो? अब आप इसका जीपी मार्जिन निकालिए। 50 को आप 100 का परसेंटेज बनाकर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 50%। और 60 को आप 160 का परसेंटेज बनाकर मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आंसर क्या आता है, 60 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्विक, 37.5%। तो क्या मतलब, अब यही इंटरप्रिटेशन का पॉइंट है आपके अंदर, मतलब ये हौसला है कि आप ये तब्दील होने वाली वैल्यूज से बातें कर सकें, इनको इंटरप्रेट कर सकें, यही सारे मसला है। ईयर 1 का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट कम है, ईयर 2 का प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम है। यानी हम ईयर 2 में ईयर 1 के मुकाबले में ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन हम उस प्रॉफिट को जब सेल से डिवाइड करते हैं तो वो सेल का कम परसेंटेज बनता है। इसका क्या मतलब हुआ,
हमने ईयर 2 के अंदर अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए यकीनन क्या दिया है, हमने ईयर 2 के अंदर अपनी सेल्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया है, ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं। यस और नो? और वो ट्रेड डिस्काउंट देने से क्या हुआ है, सेल्स वॉल्यूम तो बढ़ गया है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन कर गई है। बजाहिर हम ईयर 2 में ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं ईयर 1 के मुकाबले। ईयर 2 का प्रॉफिट ईयर 1 से ज्यादा है कि नहीं, बताइए यार, इतनी छोटी सी बात आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो मुझे। लेकिन वो ईयर 2 के प्रॉफिट को सेल का परसेंटेज बनाकर क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या होगा, जवाब दे। इसकी एक सेशन बन गई। अब जरा आपके सामने देखो कितनी बना रहा हूं, केसेस बना रहा हूं आपके सामने। दूसरा केस बना रहा हूं, ईयर 1 ईयर 2, बस देखते जाओ जरा इसको। सेल्स 100 रुपए, सेल 160 रुपए। तो ईयर 2 में डिमांड ज्यादा है ना, उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, ज्यादा क्वांटिटी परचेज करनी पड़ी। तो 5 इंटू 10 हो गया, ये कॉस्ट हो गई 50। और अगर फर्ज करें आपने ईयर 2 में ज्यादा क्वांटिटी परचेज की तो आपने अपने सप्लायर से डिस्काउंट मान लिया। आपके सप्लायर ने अब आपको 5 रुपए के हिसाब से नहीं, एक यूनिट 4 रुपए के हिसाब से दिया। तो 4 इंटू 20 क्या होगा। अगर ईयर 2 में आपको अपनी परचेजेस भी क्या मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, तो 4 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 80 रहेगा। अब बताइए आपका जीपी क्या है, 50 रुपए। जीपी क्या है, 80 रुपए। अब जरा जीपी मार्जिन को जरा चेक कर ले। 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या आएगा, 50%। 80 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 100, 50%। तो सर एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि रेड कलर से ऊपर लिखी हुई है, उसमें तो हमने क्या सीखा कि सर यानी सेलिंग प्राइस कम करने से प्रॉफिट परसेंटेज डिक्लाइन कर जाती है। लेकिन यहाँ तो सेलिंग प्राइस कम भी हुई लेकिन फिर भी प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा, मेंटेन रहा। वजह क्या थी सर, तो सेलिंग प्राइस कम करने से प्रॉफिट परसेंटेज में कमी आई, वो परचेजेस पर मिलने वाले डिस्काउंट ने कंपनसेट कर दी, लिहाजा हमारा टोटल प्रॉफिट मार्जिन क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो जो डिस्काउंट हम आगे से अपने कस्टमर को दे रहे हैं कितना, 20%, अगर वही डिस्काउंट हमें किससे मिल जाए, अगर हम अपनी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं 20% से, तो अगर साथ साथ हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी रिड्यूस हो जाए कितने से, 20% से, तो यकीनन हमारा फिर जीपी मार्जिन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। भाई मैं जो बोल रहा हूं पिक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बहुत खतरनाक बातें कर रहा हूं मैं। लेकिन ऊपर आप क्या देखते हो, ऊपर आप ये देखते हो कि आपका सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज कर गया है ट्रेड डिस्काउंट देने की वजह से, लेकिन आपकी परचेज कॉस्ट वही की वही रही है। समझ पा रहे हैं। तीसरा केस, तीसरा केस भी समझ लो साथ साथ। किताब तो इतनी तफसील से बात नहीं करेगी लेकिन ये गौर फिक्र आपको करना चाहिए क्योंकि आप मार्कअप मार्जिन सब सीखे हुए हो। ईयर 1 ईयर 2 सेल्स, सेल आपने रखी 100 रुपए, यहां रखी 160 रुपए। सीओजीएस निकाली आपने 5 रुपए के हिसाब से, 10 यूनिट आपने खरीदे, 50 रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनी। लेकिन अगर हो सकता है ईयर 2 में चीजें क्या हो जाए, महंगी हो जाए, तो आपको अब ईयर 2 में एक यूनिट
₹5 का नहीं, ₹4 का नहीं, बल्कि ₹6 का पड़ेगा। तो 6 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 20, आंसर आया 120। सर उसके बाद यहां प्रॉफिट कितना आया? 50 ग्रॉस प्रॉफिट। यहां कितना आया? 40। यहां आप निकालो जीपी मार्जिन। यहां आएगा 50%, यहां आएगा 25%। तो एग्जामिनर सवाल पूछेगा, बताओ डिस्पाइट इसके के ईयर 2 की सेल्स ज्यादा है, ईयर 2 का सेल्स रेवेन्यू ज्यादा है, लेकिन फिर भी ईयर 2 का प्रॉफिट ईयर 1 से कम है, और उसकी जीपी परसेंटेज क्या हो गई? डिक्लाइन होगी। क्या वजूहत होंगी? तो आप बोलेंगे भाई वजह नंबर 1, हमने सेल्स करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिए होंगे। वजह नंबर 2, हमारी परचेज कॉस्ट क्या हो गई होगी? इंक्रीज हो गई होगी। तो ये दो फैक्टर्स हमें अपेरेंटली दिखाई देते हैं। लेकिन अब जरा फर्दर बात हो सकती है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसी एक चीज का मजमुआ नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 2-3 चीजों का मजमुआ है। ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेट होना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ा देगा, परचेजेस का ओवर स्टेट होना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ा देगा, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर स्टेट होना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ा देगा। जरा लिंक कर लो चीजों को। यानी ये तमाम सिचुएशंस आपको इंटरप्रेट करना आनी चाहिए जनाब। इस तरह ये कहानी चलेगी। कल तक तो ये आपके लिए सिर्फ नंबर्स थे, आज ये नंबर्स बोलना शुरू कर देंगे। अगर आपने इन नंबर्स को समझना शुरू कर दिया तो समझना है बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगी। क्या कहते हैं आप? तो ये 3 मैंने आपके सामने रख दी सिचुएशन, जरा तीनों को देख लें। केस 1 में हमारा ईयर 2 का प्रॉफिट ईयर 1 से ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा जीपी मार्जिन डिक्लाइन कर गया। केस 2 में हमारा ईयर 2 का प्रॉफिट ईयर 1 से ज्यादा है, लेकिन हमारा जीपी मार्जिन क्या है? कांस्टेंट है। और केस 3 में हमारा ईयर 2 का प्रॉफिट ईयर 1 से कम है, लेकिन सेल्स ईयर 2 की ईयर 1 से ज्यादा है। तो जीपी मार्जिन डिक्लाइन कर गया। रीजंस और फैक्टर्स तलाश कीजिए, एग्जामिनर बोलता है। और फैक्टर्स भी जो मैं आगे जाके कनेक्ट करूंगा। बोलिए, जवाब दीजिए, क्या कहते हैं आप लोग? यहां तक बात क्लियर है सबको बेटा? लिख लिया आपने इन तमाम केसेस को? जबरदस्त। एनआरवी भी आ सकती है, क्या बात है यार। एनआरवी आने से क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी। बेहतरीन बात हो गई यार। ये मैं करता बात। तो एनआरवी क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का अंडर स्टेट होना। बेहतरीन। तो हमें रीजन तलाश करने हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमें रीजनिंग करना आती है तो हम एग्जाम में इन सब चीजों को इंटरप्रेट करना पाएंगे। लेकिन पहली चीज हमेशा ध्यान में रखिए, रीजनिंग एक सेकंड ऑप्शन है, इंटरप्रिटेशन एक सेकंड ऑप्शन है। पहले फॉर्मूला नहीं भूलना हमने पेपर के अंदर, क्योंकि अभी इस लेवल पर जो क्वेश्चन आए ज्यादातर वो कैलकुलेशन के ज्यादा है। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते रेशो को सही से, फिर नुकसान होगा। तो पहली तरजीह आपकी सही कैलकुलेशन है, दूसरी तरजीह उसकी इंटरप्रिटेशन। उम्मीद है आप सारी बातें पिक कर रहे हो। सिंगल एंट्री के सवाल में यही एडजस्टमेंट आई हुई थी जीपी मार्जिन वाली। तो मार्कअप मार्जिन तो सिंगल एंट्री में यूज होता है वैसे।
लेकिन जो आपका आखिरी मॉक हुआ था उसमें कुछ रेशियोज आए थे जो अभी मैंने डिस्कस नहीं की, वो भी डिस्कस करूंगा तो आपसे वो क्वेश्चन भी सही मायने में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब फिर कुछ इजाफी रेशियोज हैं। कॉस्ट ऑफ सेल को सेल का परसेंट बनाना, एडमिन कॉस्ट को सेल का परसेंट बनाना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस का कितना परसेंटेज है, ये सब मालूम कर लेना। ठीक है जी। तो ये सेल दी हुई है आपको, कॉस्ट ऑफ सेल को सेल से डिवाइड कर दें, कॉस्ट ऑफ सेल एज अ परसेंट ऑफ सेल मिल जाएगा। एडमिन कॉस्ट को सेल से डिवाइड कर दें, एडमिन कॉस्ट एज अ परसेंट ऑफ सेल मिल जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को डिवाइड कर दें इससे, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? वर्टिकल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, हर चीज सेल का परसेंटेज बन के निकल जाती है, तो वो भी आपको सिखा दिया जाएगा वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो यहां तक आप इसको नोट करें, इंशाल्लाह फिर बाकी बातें मैं आपसे कल करता हूँ मजीद। ओके।